नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु और मैं हूं आपके साथ मनीषा शर्मा। टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन लगवाया है। दिल्ली एम्स में पीएम मोदी ने पहला डोज लगवाया। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हमारे डॉक्टर्स ने कम समय में कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी है। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की, कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का कार्य सराहनीय रहा है। जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य है वो वैक्सीन लगवाएं, साथ मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाने की कोशिश करें। तो पीएम मोदी ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई है। दूसरे फेज की शुरुआत जो कि पीएम मोदी के द्वारा हुई एक तरीके से, क्योंकि पीएम मोदी ने आज दिल्ली के एम्स में कोरोना वैक्सीन लगवाई। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर रहा है और ये कहता रहा है कि सबसे पहले अगर वैक्सीन किसी को लगवानी चाहिए तो वो पीएम मोदी लगवाएं, सरकार के नेता लगवाएं, जनप्रतिनिधि लगवाएं, यानी कि जो सत्ता पर इस वक्त है, यानी कि सत्ता पर आसीन जो सरकार है वो पहले कोरोना वैक्सीन लगवाए। तो कहीं ना कहीं उन सभी को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने आज दिल्ली के एम्स में दूसरे फेज की शुरुआत में ये वैक्सीन लगवा ली है। और इसी के साथ उन्होंने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि पहला डोज आज मैंने लिया। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स की तारीफ की। हमारे डॉक्टर्स ने कम समय में कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील भी की, कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का कार्य सराहनीय रहा है। आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर कई भ्रांतियां भी लोगों में रही हैं, एक अजीब सा डर भी लोगों में है। सभी को डर लगा रहता है कि अगर कोरोना वैक्सीन लगवा ली तो ऐसा ना हो कि कोई साइड इफेक्ट्स हो, तो थोड़ी सी झिझक लोगों में देखी गई। तो कहीं ना कहीं उन सभी को भी ये समझा दिया है, ये संदेश दे दिया है कि बिल्कुल सेफ है कोरोना वैक्सीन और ये लगवाई जा सकती है, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के एम्स में ये वैक्सीन लगवा ली है। दूसरे फेज की आज शुरुआत हो रही है। दूसरे फेज में जितने भी ओल्ड एज लोग हैं, यानी कि जिनकी 60 साल से उम्र ज्यादा है, उन लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके साथ ही 45 से लेकर 49 लोगों की जिनको बीमारियां हैं उनको ये वैक्सीन लगेगी। सबसे बड़ी बात कि इस बार जो ये वैक्सीन लगाई जा रही है इसमें यह है कि अगर आपको कोई गंभीर बीमारियां हैं तो उसका ब्यौरा भी आपको देना पड़ेगा। तो काफी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम है जिनका पालन आपको करना होगा, उसके द्वारा आपको ये वैक्सीन लग सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि आज जो दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है उसकी शुरुआत पीएम मोदी के द्वारा हुई है। तो पीएम मोदी ने दिल्ली के एम्स में आज कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। पीएम मोदी ने वैक्सीन लगाने के साथ ही कहा कि जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य है वो वैक्सीन लगवाए, साथ मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाने की कोशिश करें। इसके साथ ही हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स की तारीफ भी की। आपको बता दें कि पहला फेज खत्म हो चुका है। पहले फेज की अगर बात करें तो पहले फेज में जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको टीका लगवाया गया। और आज से इतना ही नहीं, दूसरे फेज की शुरुआत तो हुई रही है, बल्कि अगर आज की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोरोना वैक्सीन अब उपलब्ध है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अब कोरोना वैक्सीन लगवाई जा सकती है। और इसी दिन से, यानी कि आज से अगर देखें तो दूसरे फेज की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा हुई। उन्होंने खुद वैक्सीन लगवाकर लोगों को ये संदेश दे दिया है कि किसी तरह का डर, किसी तरह की झिझक रखने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर रहा, घेरने की कोशिश करता रहा केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, बात बात पर देखा गया कि कई जगहों पर, कई मंचों पर इस बात को लेकर कटाक्ष किया गया सरकार पर। तो उन सभी को जवाब देते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की ये वैक्सीन लगवा ली है। तो पहला डोज ये लगवा लिया है और आज से दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है। दूसरे फेज में जितने भी 60 साल की उम्र से ज्यादा के लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको टीका लगेगा। इसके साथ ही 45 और 49 साल के जो लोग हैं जिनको बीमारियां हैं उनको टीका लगेगा। और साथ ही कुछ नियामक हैं जिनका पालन करना होगा और उन्हीं नियमों के पालन के तहत ही टीका लगवाया जा सकेगा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टीका लगवाने के बाद जाहिर सी बात है कि लोगों में जो झिझक थी, जो डर था, क्योंकि बहुत से ऐसे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स भी थे जो कि झिझक रहे थे, खासकर फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कि झिझक रहे थे। डॉक्टर्स की बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कि झिझक रहे थे। तो उनमें भी ये डर अब खत्म हो गया है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये टीका लगवा लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरे देश में एक संदेश तो जाता ही है। हालांकि पीएम मोदी के इस कदम की हर तरफ तारीफ हो रही है और इसके साथ ही एक्सपर्ट्स को उम्मीद है कि अब वैक्सीनेशन की रफ्तार
और तेज हो सकेगी। तो यानी कि वैक्सीनेशन की जो अब तक रफ्तार चल रही थी उसमें अब इजाफा होगा, वो तेज हो सकेगी और भी शीघ्रता के साथ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और इस वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है, केवल थकान या बुखार जैसी शिकायतें आई हैं। ऐसे में लोगों को इससे घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और अगर देखें तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ये वैक्सीन लगवाई है तो उसके बाद डरने की आशंकाएं खत्म हो जाती हैं। किसी तरह का अगर मन में कोई डर है, कोई आशंका है तो वो अब नहीं रहना चाहिए। तो 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 साल से अधिक गंभीर रोगियों को टीका लगाया जाना है दूसरे फेज में, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। तो यानी कि 45 साल से अगर ज्यादा उम्र है और अगर कोई गंभीर रोग है तभी आपको टीका लगेगा। और इसके अलावा 60 साल से उम्र जो 60 साल की उम्र है उससे ज्यादा के जितने भी लोग हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, उन सभी को टीका लगेगा। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो आपको देनी पड़ेगी। और एम्स में जाकर आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन का पहला टीका लगवाया है, पहला डोज लगवाया है। इस मौके पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी मौजूद थे। इसके साथ ही तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है कोरोना वैक्सीन लगवाते हुए कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हम एक साथ रहे हैं और जो वैक्सीन लेने के योग्य हैं वो वैक्सीन लगवाएं। तो देश में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की आज शुरुआत हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह दिल्ली के एम्स जाकर स्वदेशी वैक्सीन यानी कि कोवैक्सीन की पहली डोज ली है। और इसी कदम की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें साथ ही एक्सपर्ट्स को ये उम्मीद भी है कि अब वैक्सीनेशन की रफ्तार और ज़्यादा तेज भी होगी। तो हमारे डॉक्टर्स ने सराहनीय काम किया है और देशवासियों से अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि कोरोना के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में हमारे डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ काबिल है। जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं वो वैक्सीन लगवाएं और साथ मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बनाने की कोशिश की जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोवैक्सीन लगवाते हुए ये देशवासियों से अपील की है। और दिल्ली के एम्स जाकर आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ये जो वैक्सीन की डोज है पहली वो ली है। तो प्रमोद तिवारी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद जी प्रमोद जी, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि क्यों जो सत्ता पक्ष के नेता है वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। अब तो वैक्सीन लगवा ली, बड़ी अच्छा किया उन्होंने अगर वैक्सीन लगवा ली। आज ही से शुरू हुआ है और आज अगर उन्होंने लगा ली है तो अच्छी बात है। ये मैंने तो कभी कहा नहीं कि क्यों नहीं लगवा रहे, पर हाँ सारे देश के राष्ट्राध्यक्षों ने लगवाई थी। तो कुछ लोगों ने कहा होगा कि आप भी लगवा ले तो जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो जाए। तो नहीं प्रमोद जी, भ्रम क्यों था, वही तो सवाल है प्रमोद जी कि आखिर मैं आपको नहीं बता सकता था क्योंकि मुझे तो कोई भ्रम नहीं था। लेकिन जिनको भ्रम था, भ्रम बहुत से डॉक्टर्स ने पैदा कर दिया बयान दे देके कि उन्होंने नहीं लगवाया। जो क्या कहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ के थे उन लोगों ने नहीं लगवाया। तो ये सारी बातें थी। अब मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री के लगवा लेने के बाद बहुत से सवालों का जवाब जो उठा रहे थे, मैं तो नहीं उठा रहा, जो उठा रहे थे उनको भी गया होगा। नहीं प्रमोद जी, देखिए आप नहीं उठा रहे थे लेकिन कांग्रेस के भी बहुत सारे नेता रहे हैं जो सवाल उठा रहे थे, विपक्ष के बहुत सारे नेता रहे हैं जिन्होंने सवाल उठाए हैं। मैं नाम क्या लूं, ऐसे बहुत से नेता हैं, आप खुद भी ये बात जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये प्रमोद जी कि अब जिस तरीके से सवाल उठ रहे थे तो उन सभी को जवाब मिल गया। सबसे बड़ी बात ये कि दूसरे फेज की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद टीका लगवा के कर दी है। कांग्रेस के नेता का नाम तो लीजिए। क्यों, कई बार सवाल उठाए हैं, मतलब इसमें मेरे नाम लेने के बाद ही आपको ये बात, इस बात की जानकारी होगी कि सवाल नहीं उठाए। वरना हर वक्त तो मैं नहीं देखता रहता चैनल ना। नाम लीजिए तो मैं बताऊं। नहीं प्रमोद जी, मेरा वही सवाल है आपसे। कोई जवाब नहीं है। सुनिए, प्रधानमंत्री जी ने लगवा ली, बहुत अच्छा काम किया। मैं स्वयं इस पक्ष का हूँ कि लोगों को जो भी वैक्सीन स्वदेशी है इसे लगवाना चाहिए।
मुझसे जब भी बात होती है मैं लोगों से कहता हूँ कि अभी इतने दिन हो गए, कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका जब तक नहीं करेंगे तब तक कोरोना इरेडिकेट नहीं होगा। और जो लोग लगवाते थे उनका जरूर रद्द हुआ होगा जो कहते थे। मैं स्पष्ट कर दूं कि द डे वन से मैं ये कह रहा था कि इसे लगवाना चाहिए, स्वदेशी है। और जो दोनों कंपनियां हैं दे आर वेरी गुड, अच्छी हैं। ठीक, यानी कि आप कह रहे थे तो अब जब इन्होंने वैक्सीन लगवा ली है तो सारी शंकाएं विपक्ष की दूर हो गई हैं, कहने का मतलब ये? मैं विपक्ष का ठेकेदार नहीं हूँ, ना प्रतिनिधि हूँ। मैं उनका कोई मीडिया प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, इसीलिए मैंने सवाल पूछा। नहीं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रही हूँ। शंकाएं सुनिएगा, कांग्रेस को भी थी। सुनिएगा, अगर आपको नहीं आती किसी और से पूछिएगा, तो जिसने ये आपत्ति की हो, जिसके अपने व्यक्तिगत विचार भी हो किसी दल में, तो उससे पूछिएगा कि उनका दूर हुआ कि नहीं दूर हुआ। मेरा जहां तक सवाल है, मैं इस पक्ष में हूँ कि देश के वैज्ञानिकों ने, चाहे कृषि कांड हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, हमेशा एक महान कार्य किया, जिसके लिए हम इंदिरा जी को याद करते हैं हरित क्रांति के लिए। और ये जो संस्था है, ये भी बहुत इसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। तो हम वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं, डॉक्टर्स को बधाई देते हैं। ठीक, चलिए, हमारे साथ लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता। आपका भी स्वागत लक्ष्मी जी। अब जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कोरोना वैक्सीन को लेकर, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वैक्सीन लगवाकर दूसरे फेज की शुरुआत की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन लगवाकर, और वो भी एक एम्स सरकारी अस्पताल में जाकर। मां प्रधानमंत्री थे, उनकी तो कोठी पे भी लगाने वाले आ जाते, लेकिन एम्स में जाकर लगवाकर एक ऐसी पहल की है, एक संदेश दिया है सामान्य आदमी को कि आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन बिल्कुल निरापद है, कोई खतरा नहीं है। और विपक्ष के कुप्रचार को ठप्प करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने एम्स में आज अपनी वैक्सीन लगवाकर। ठीक, लक्ष्मीकांत जी, हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी जुड़े हुए हैं। अभी उनसे ये सवाल पूछा गया था कि कांग्रेस ने जिस तरीके से सवाल उठाए थे, घेरने की कोशिश की थी कई बार सत्ता सरकार को, कि सत्ता में जो सरकार है आखिर वो उनके नेता क्यों नहीं वैक्सीन लगवा लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं वैक्सीन लगवा लेते हैं, इस तरह के कई बार सवाल किए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ था, कोई संशय नहीं था। हेलो, हाँ लक्ष्मीकांत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? नहीं, संशय तो देखिए, किसी व्यक्ति ने उठाया, किसने ने उठाया, ये विषय अलग हो सकता है। बिल्कुल, अब कांग्रेस की तरफ से ये बात तो आई थी ना, संशय पैदा किया जा रहा था, और उस संशय का पूरी तरीके से निराकरण करने का काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। क्योंकि सेकंड फेज, ये भी देखिए कितनी ईमानदारी से, पहला फेज था कोरोना योद्धाओं का, चिकित्सकों वाला, और अब जब आम जनता का शुरू हुआ है, तब उन्होंने उसको लगवाकर ईमानदारी का परिचय दिया। जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज लगवा रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि के नाते जिसे ईमानदारी के साथ जनता को संदेश देने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, निश्चित तौर पर वो बधाई के पात्र है, और उनका यह कदम देश के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत जी, ये ठीक कहा आपने कि उनका ये कदम देश को मजबूत करने वाला है। और जिस तरीके से लोगों में डर था, डर का माहौल था, और बार बार जो सवाल उठ रहे थे, उन सभी को जवाब मिल गया है उनके इस अहम कदम के बाद में। चलिए, धन्यवाद आपका लक्ष्मीकांत जी, धन्यवाद आपका प्रमोद तिवारी जी। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार हो गया है, और 4 मार्च को सदन में बजट पेश किया जाएगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने 56,900 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी है। सत्र में हिस्सा लेने के लिए गैरसैंण में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे। तो सत्र में हिस्सा लेने के लिए गैरसैंण में त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचेंगे, और उत्तराखंड विधानसभा सत्र का बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है, और सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरीके से तैयार हो गया है। तो उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र आज से शुरू हो गया है,
और फहीम तन्हा रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, आपसे जानना चाहेंगे कि जो बजट सत्र आज से शुरू होने वाला है तो किस तरीके से ये किन मायनों में खास होने वाला है, सबसे पहले तो ये बताइए। जो बजट सत्र है, बजट सत्र कई मायनों में खास है गैरसैंण का। एक तो ये कि अगर सबसे मोटे तौर पर देखते हैं तो ये त्रिवेंद्र सरकार का, क्योंकि 4 साल पूरे हो चुके हैं, 5वां साल शुरू हो रहा, तो ये सरकार का अंतिम बजट होगा मौजूदा सरकार का। एक बात तो ये, दूसरा ये कि ये 4 मार्च को पेश होना है और 4 मार्च को ही पिछले वर्ष गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदन में खड़े होकर के। ये इसलिए भी अहम होता है, और दूसरा अहम ये इसलिए भी होता है क्योंकि एक बड़ा सबसे ज्यादा अभी तक गैरसैंण में सत्र जितने भी हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा ये 1 सप्ताह का सत्र आयोजित किया जा रहा है, तो ड्यूरेशन के हिसाब से भी बड़ा सत्र है। और एक और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस बात को बहुत साफ तौर पर कह चुके हैं कि इस बार का जो बजट सत्र होगा गैरसैंण में वो बेहद खास होगा, ऐतिहासिक होगा और कई सौगात सरकार देने जा रही है। इस बात के संकेत सीएम बहुत पहले कह चुके हैं। और ये एक, जहां तक बजट के आकार की बात है तो तकरीबन 10% का आकार बढ़ रहा है बजट का इस बार पिछले वर्ष से। पिछली बार 53,000 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन इस बार जो संभावना है वो 6,900 यानी तकरीबन 57,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये बजट होने वाला है। तो ये भी अपने आप में अहम होगा। और आपसे ये भी जानना चाहूंगी बजट सत्र से फहीम, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने बताया कि लगभग 57,000 करोड़ का ये बजट होने वाला है, तो इसमें जो उत्तराखंड है उसको क्या कुछ सौगातें सरकार दे सकती है? इस बजट में क्या कुछ खास यहाँ के लोगों के लिए मिल सकता है उनको? देखिए, बजट में राज्य सरकार एक तो बहुत साफ है कि किसी तरीके का कोई नया टैक्स लागू नहीं होगा। ये सरकार संकेत दे चुकी है, तो उसकी बहुत कम संभावनाएं हैं कि किसी भी क्षेत्र में कोई नया टैक्स इंपोज किया जाएगा। और दूसरी बात यह है क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में लोक लुभावन वादे माने जाते हैं कि लोक लुभावन बजट होता है चुनावी वर्ष का, तो लिहाजा तमाम इसमें योजनाएं संभावित है जो घोषणा हो सकती है। इसमें मुख्य तौर पर पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं को लेकर के कई घोषणा हो सकती है। जेंडर बजट है उस पर अच्छा खासा फोकस रहने वाला है त्रिवेंद्र सरकार का। इसके अलावा कहें तो जो स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सरकार की कुछ योजना मुख्यमंत्री इसमें पेश कर सकते हैं, उसकी बहुत हद तक संभावना है। क्योंकि जो अभी बजट को लेकर के फीडबैक लिया था और सुझाव लिए थे सरकार ने, उसमें तमाम ऐसे सुझाव आए थे, बड़ी तादाद ऐसे सुझावों की थी जिसमें रोजगार के सृजन को लेकर के बात कही गई थी और पर्वतीय क्षेत्र के विकास की बात लोगों ने सुझाव दिए थे। तो इसको लेकर के कई योजनाएं मुख्यमंत्री प्रस्तावित इसमें कर सकते हैं बजट में, और वो अगले साल भी परिलक्षित हो सकती हैं। यानी कुल मिलाकर के अगर देखें तो पर्वतीय क्षेत्र के विकास को लेकर के, स्वरोजगार को बढ़ावा देने जिससे आत्मनिर्भर भारत का एक दिशा परिलक्षित होगी, उसको लेकर के इस बजट में काफी कुछ हो सकता है। जेंडर बजटिंग की एक अच्छी व्यवस्था हो सकती है और पर्वतीय क्षेत्र में जो छोटे छोटे स्वरोजगार हैं, जो सूक्ष्म और लघु स्तर के जो रोजगार है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं हैं, तो तमाम योजनाएं इसमें शामिल हो सकती हैं। और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा पैकेज का ऐलान इसमें हो सकता है, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के सरकार का पिछले दिनों त्रिवेंद्र सरकार ने इसको लेकर के कई चीजें कही हैं गंभीरता के साथ, और वो इसमें परिलक्षित हो सकती है। तो कुल मिलाकर के एक योजनाओं का एक अच्छा खासा खाका खींचने की कोशिश रही है बजट में, जो दिख सकता है जो बजट 4 मार्च को पेश होगा। बिल्कुल फहीम, लेकिन जिस तरीके से हर बार का बजट किसी न किसी बिंदु पर ज्यादा जोर देता है, इस बार की अगर बजट की बात करें तो किस तरफ सरकार का ज्यादा ध्यान होगा? कौन से वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला है इस बार का बजट? देखिए, अगर हम पिछले वर्ष के बजट को देखते हैं, 2020 का बजट आया था 20-21 के लिए, उसमें कोरोना काल की ऐसी मार पड़ी थी कि ना तो आर्थिक संसाधन उस तरीके के जुट पाए जो प्रावधान बजट में किए गए थे, जो अनुमान लगाए गए थे बजट, क्योंकि बजट का सीधा सा मतलब होता है कि कितना पैसा, कितना रेवेन्यू सरकार के पास आ रहा है और फिर कितना खर्च हो रहा है। तो उस हिसाब से पूरा एक जो आकलन था वो गड़बड़ा गया था। लेकिन इस बजट में चूंकि कोरोना काल की मार के बाद चीजें पटरी पर लौट रही हैं, सरकार के सामने वो चुनौतियां हैं जो पिछले साल दिक्कतें हुई हैं, तो रेवेन्यू जनरेट करने का एक
बड़ा सरकार के पास एक चुनौती है। उसमें जो बजट अभी जो दिख रहा है, जिस तरीके की संकेत मिल रहे हैं बजट को लेकर के, उसमें एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत जो मिलने वाला एक अंश है राज्य सरकार को, उस पर एक बड़ी डिपेंडेंसी है। और दूसरा ये कि जो हमारे राज्य के आर्थिक संसाधन है उनको बढ़ाने को लेकर के सरकार इसमें प्रावधान कर सकती है। लेकिन वो एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। उसमें भारत सरकार की जो सहयोग है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो पैसा जनरेट करने को लेकर के इस बजट में फोकस किया जा सकता है। उसमें अलग अलग सेक्टर में सरकार ने ये भी ध्यान रखा है कि किसी भी तरीके से किसी कीमतों में बढ़ोतरी यानी टैक्सेस किसी सर्विस पर ज्यादा ना लगे। तो टैक्स को कंट्रोल रखने के साथ साथ बजट एक अच्छा बजट दिया जा सके, इसकी कोशिश की गई। लेकिन वो किस तरीके का बजट होगा, किस तरह की तस्वीर। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए फ़हीम। तो अब देखना होगा कि आखिर किस वर्ग के लिए बेहद खास होने वाला है आज का ये बजट।